second poem from your Beehive book, Wind. Students, you would be thinking that why we are not studying prose part, means the fun they had. प्यारे मैं आपको बताऊं कि 2 poems we have to study for first examination unit test 1. So this is the last day when we will finish poem number 2. And in next week we will start our prose part. अगले क्लास में हम लोग सबसे पहले प्रोज वाले पहले पार्ट को पढ़ेंगे, पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे को। यूनिट टेस्ट 1 के लिए इतनी स्टडी हम लोगों को करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेट अस कम टू द पॉइंट। once again I'll request you, please mute yourself, then you can listen to me clearly. सर कब से In wind poem, what we have to study, students, पहले मैं आपको इस पोइम की कुछ और जानकारियां दूं। Actually this poem has been written by has been translated by सुब्रमण्या भारती। एक्चुअली ये कविता जो है तमिल में लिखी गई थी रामानुजन के द्वारा, परंतु इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सुब्रमण्या भारती के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है। This poem is written by an Indian writer, an Indian poet. तो अब इसको पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है, किन किन पॉइंट्स को हम लोगों को पढ़ना होगा, आप बोर्ड पर क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले at the very first we have to know about the title of the poem. We have to discuss about the title of the poem, that why the poet has selected this title and what is the benefit behind his selection. And the second, types of poem, या किस प्रकार की कविता है, we have to talk about that also. And the third, rhyming scheme, means rhyme scheme, we have to discuss about rhyme scheme of this poem. And fourth, poetic devices, we have to discuss about poetic devices, that how many poetic devices have been used by the poet in the poem. And next, message of the poem. Students, every poem brings a message for all of us. सभी कविताएं हमारे लिए एक संदेश लेकर के आती हैं, अतः ये कविता भी हमारे लिए कुछ संदेश लेकर के जरूर आई है। हम वह संदेश, वह मैसेज आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं वह माध्यम हूं जिसके थ्रू मैं सुब्रमण्या भारती के विचारों को आप तक पहुंचाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको अबाउट द टाइटल पर हम लोग जरा डिस्कस कर लें। लेट अस टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ द पोएम विंड। विंड, आपको तो पता है विंड मतलब हवा है। बताऊं आपको कि इस पूरी कविता में विंड को पर्सोनिफाई किया गया है। विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड बाय द पोएट। What is the meaning of personifies? पर्सोनिफाइज मीन्स मानवीकरण किया गया है, जब किसी निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताऊं कि कवियों की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ अ पोएट, कुछ भी निर्जीव नहीं होता है। इवन यह टेबल और यह चेयर भी, जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, वह सभी की सभी चीजें सजीव होती हैं, लेकिन कहां? कवियों के संसार में। तो एक कवि के संसार में सभी चीजें जीवित होती हैं। यहां कविता में जो विंड है, हवा है, जिसको हम पवन देव के नाम से जानते हैं, उसे पर्सोनिफाई कर लिया गया है। इसका मतलब कि उसे सजीव मान लिया गया है। तो यहां सिंबोलिज्म का प्रयोग करते हुए कवि ने बताया है कि द विंड सिंबलाइजेज चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इस कविता का भी सीधा संबंध हमारे जीवन से है, बहुत ही
अच्छा मैसेज यह कविता देती है, जो मैं अभी आप तक शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं. My dears, then I'll talk you that what type of question you want to ask to me. अभी विंड की कुछ पंक्तियों को हमने यहां पर लिखा है, क्योंकि देयर इज नो स्पेस. तो आधी कविता लगभग मैंने यहां पर लिख दिया है, आधी मैं आपको किताब से समझा दूंगा. बट यू मस्ट हैव योर बिहाइव बुक इन योर हैंड ड्यूरिंग द क्लास. माय डियर्स, अब टाइटल से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एक्चुअली व्हाट द पोएट वांट्स टू से, he has selected wind as a medium. विंड को एक मीडियम के रूप में पोएट ने सेलेक्ट किया है अपने उस मैसेज को हम तक पहुंचाने हेतु. तो यही प्रयोजन रहा है, यही उद्देश्य रहा है विंड को सेलेक्ट करने हेतु. अब हम बातचीत करेंगे. प्लीज स्टूडेंट्स म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. एंड राइट नाउ we have to talk about the types of poems. Types of poem. What is the meaning of types of poem? इसका क्या मतलब है? Types of poem हम लोग क्यों पढ़ेंगे? मैं आपको बताऊं कि जब हम द रोड नॉट टेकन पढ़ रहे थे तो हमने आपको टाइप्स ऑफ पोएम बताया था कि पर्सनल पोएम है और एक पर्सनल पोएम है. परंतु यहाँ पर द आर्ट ऑफ राइटिंग अ पोएम, देयर आर टू आर्ट ऑफ राइटिंग अ पोएम. एक कविता को लिखने की दो विधियां हैं, उनमें से एक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है बिकॉज देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम. जिस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं होती है वह फ्री वर्सियल पोइम कहलाती है. दो तरीके की कविता है, एक फ्री वर्स है, एक ब्लैंक वर्स है. फ्री वर्स में लिखी हुई कविता में कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है. कैसे पाएंगे हम, कैसे हम जानेंगे, हाउ वी विल नो कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है? आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉफ्टली, दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉफ्टली, एंड द सेकंड विंडोज, एंड थर्ड पेपर्स, एंड फोर्थ शेल्फ. इट मीन्स किसी पंक्ति का अंतिम शब्द मिल नहीं रहा है. तो जब ऐसी स्थिति आपके सामने आती है, आप कविता को ठीक से देख लें, then you can recognize that there is no rhyme scheme in this poem. That's why this poem is written in free verse. इसको free verse में लिखा गया है. हाँ, ask to me. If you have any question, if you have any doubt, please ask to me, my dears. Okay. If you don't know, if you don't have any question, हम आगे बढ़ते हैं. तो आप देख रहे हो कि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है. तो जब कोई राइम स्कीम नहीं है तो तब इसका मतलब कि ये फ्री वर्स में लिखी हुई पोइम है. आप यहाँ देख सकते हैं. सर, हाँ बोलो सर. राइम मतलब राइम का मीनिंग? हाँ, राइम का मतलब बेटे लय होता है. लय का मतलब जो अंतिम कविता की पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है वह दूसरी किसी पंक्ति से मिलता जुलता रहता है. जैसे यहाँ देख सकते हो आप, जैसे डूअर है और पुअर है, ये राइम स्कीम है. देखो, डूअर एंड पुअर. इज इट ओके? तो यस सर. अब हम आपको बता रहे थे, पोइम जो है दो तरीके से लिखी जाती है. एक ब्लैंक वर्स है, और जो दूसरा है वो फ्री वर्स है. फ्री वर्स कैसे पता चलेगा कि किस वर्स का प्रयोग कविता में किया गया है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से कि ब्लैंक वर्स, if you find in the poem, if you find rhyming scheme
तो वो कविता ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. एंड इफ यू डोंट फाइंड राइमिंग स्कीम इन द पोएम, इट मींस वह कविता फ्री वर्स में लिखी गई है. तो इस तरीके से हम लोग समझ पाए कि ये कविता जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है. अब इसके थोड़े हम आगे बढ़ते हैं. माय डियर्स, अब हम बातचीत करेंगे पोएटिक डिवाइसेस की. लेकिन पोएटिक डिवाइसेस और मैसेज, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर ओवर द पोएम. तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम फ्रॉम फर्स्ट लाइन, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. Listen to me, dear students. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. पहले यहाँ देखते हैं. The poet says here, wind, come softly. ओ महाराज, कभी हमारे द पोएट सेज हियर कि महाराज कम सॉफ्टली, आप आइए, बिकॉज वी आर अनेबल टू प्रिवेंट यू. इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू ब्रेक टू यू. यह पूरी तरीके से असंभव है आपको रोक पाना. दैट्स व्हाई आप तो आएंगे, लेकिन कैसे? वो आई सेंड यू अ रिक्वेस्ट, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप जरा इस पर ध्यान दें. विंड, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ रुकना है आपको, यहाँ पर एक छोटा सा कमा है. विंड, कम सॉफ्टली, आप आए, लेकिन कैसे? बहुत ही सॉफ्टली, मतलब बहुत ही धीरे धीरे. द सेकेंड लाइन, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, क्योंकि जब आप आते हो तो बहुत सारे नुकसान हम लोगों को उठाने पड़ते हैं. तो पहला नुकसान क्या है? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. भाई खिड़कियां तो आपके घरों में भी होंगी, तो उसमें जो दरवाजे लगे हुए हैं उन्हीं को शटर्स कहा जा रहा है. डोंट ब्रेक, मत तोड़िए, न तोड़िए द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो खिड़कियों के दरवाजे हैं उन्हें न तोड़िए. द थर्ड लाइन ऑफ द पोएम, डोंट स्कैटर द पेपर्स. भाई पेपर तो हमारे और आपके सबके घरों में होता है. जब हवा तेज चलती है तो वो पेपर इधर उधर होने लगते हैं. इट मींस द पोएट सेज इन द थर्ड लाइन ऑफ द पोएम, डोंट स्कैटर द पेपर्स. द पोएट इज रिक्वेस्टिंग टू द विंड कि आप जो है पेपर्स को इधर उधर स्कैटर मतलब बिखेरना होता है, उसको आप बिखेरे नहीं. द फोर्थ लाइन ऑफ द पोएम, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. महाराज, ए पवन देव, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स, मत आप तोड़िए, मत फेंकिए द बुक्स, किताबों को, ऑन द शेल्फ. शेल्फ मतलब जहां पर आप अपनी किताबें सजा करके रखते हो. छोटा सा, छोटे छोटे रैक होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं. Even you can find in your institution in Devastali Vidyapeeth. My dears, if you go into your library, तो you can find their shelf. किताबें जो शेल्फ पर रखी हुई हैं, जो सजा सजा करके रैक पर रखी हुई हैं, उसी को शेल्फ कहते हैं. तो don't throw down the books on the shelf. Yes, it will be very beneficial, very better for all of us if you mute yourself. Then you can listen me clearly. Were you complaining that you can't listen me clearly? My voice is not clear. जब आप हल्ला करोगे तो कैसे सुनाई देगा?
Now let us come to the point. Don't throw down the books. किताबों को न गिराइए. On the shelf, रैक पर इधर उधर आप स्कैटर न करिए, गिराइए नहीं. There, look what you did. Oh, the poet feels a deep sorrow here. क्या? अरे दिव्यांशु तू अपनी घर जो तो पहले Dears, now you can listen. There, look what you did. The poet is saying to the wind, "Oh wind, look." देखो तो सही. What you did. आपने क्या कर दिया? आप देखो तो क्या कर दिया आप? You threw them all down. Threw them. ये them जो आया है वो इन बुक्स के लिए आया है. You threw, आपने फेंका. Them all down, सभी किताबों को शेल्फ से नीचे. This is your power, कि आपकी पावर की वजह से आपके इस डिस्ट्रक्शन, इस विनाशकारी तरीके से बहने की वजह से ये सारी किताबें शेल्फ से नीचे आपने फेंक दी. नेक्स्ट, you tore the pages of the books. Hey, और आपने क्या किया? आपने टोर, टीयर का सेकंड फॉर्म है बेटे. ये टोर, टीयर, टॉर, टॉर्न, ये फॉर्म चलता है. आप देख सकते हो. टीयर है, टीयर मतलब फाड़ना. टॉर्न है और टॉर्न है. टीयर, टॉर है और टॉर्न है. ये यूज हुआ है. यू टोर, आपने फाड़ दिया. द पेजेस ऑफ द बुक्स, किताबों के सभी पेजेस को, सभी पन्नों को आपने फाड़ दिया. You brought rain again. Don't be confused. ये अगली पंक्ति है. You brought rain again. किताबों को आपने फाड़ दिया और आपने bring, brought, ये फॉर्म चलता है. bring क्रिया का सेकंड फॉर्म यहां पर लगा हुआ है. You brought, आपने लाया. rain again मतलब आप ही पुनः वर्षा ला देते हो. यही सब कार्य आप आकर के करते हो. These are the works which are done by you. Now next line, you are very clever. आप बड़े ही चतुर हो. At poking fun at weaklings. There is a word weaklings. Weaklings मतलब बेटे weak होता है, weak. You are very clever. आप बहुत चतुर हो. At poking fun, मजाक उड़ाने में. किसका? At weaklings, जो कमजोर चीजें हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनका मजाक उड़ाने में. जो वीक पीपल हैं, वीक थिंग्स हैं, उनका मजाक उड़ाने में आप बहुत ही माहिर हो, बहुत ही मास्टरी आपको हासिल है और बहुत ही आप चालाकी से इन सबका मजाक उड़ाते हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो. फ्रेल का मतलब भी वीक होता है. फ्रेल क्रम्बलिंग मतलब नुकसान पहुंचाना. हाउसेस, जो कमजोर घर हैं, उन्हें आप नुकसान पहुंचाते हो. क्रम्बलिंग डूअर्स, जो दरवाजे कमजोर हैं, उन्हें आप नुकसान पहुंचाते हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, स्टूडेंट्स, राफ्टर्स मैं आपको बताऊं, आपके घरों के ऊपर, हमारे और आपके घरों के ऊपर एक टाइल जैसा लगा होता है, लाल लाल, जिसको हम लोग खपरेल बोलते हैं. बहुत पुराने जमाने में, आज से 10 वर्ष पहले, जो रूरल एरिया होता था, वहां पर ये देखने को हम लोगों को मिलता था, खपरेल का घर. तो कुछ इस तरीके से ऊपर बना होता है, उसको हम लोग राफ्टर्स कह लेते हैं. अभी तो हम लोग राफ्टर्स के लिए हम लोग बस ये समझ लीजिए कि अपने घर के ऊपर
अगर कट्रेन लगा देते हैं तो वही राफ्टर्स है। तो क्रम्बलिंग राफ्टर्स जब आप आते हो तो आप जो कमजोर राफ्टर्स होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हो, और क्रम्बलिंग वुड जो लकड़ियां होती हैं, जो कमजोर लकड़ियां होती हैं, उन्हें भी आप क्रम्बल करते हो, ध्वस्त कर देते हो, नुकसान पहुंचा देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज जो वीक पीपल हैं उन्हें भी आप नुकसान पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग लीव्स कमजोर जीवन चाहे वो जिसका भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई जीव हो, आप नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रहते, नहीं रुकते हो। इट मीन्स यू आर नॉट ओमनी प्रेजेंट बट पावरफुल। आप सर्वशक्तिमान तो नहीं लेकिन बहुत ही पावरफुल हैं। और क्रम्बलिंग हार्स और कमजोर हृदय वालों का बहुत बड़ा नुकसान करते हो। कमजोर हृदय वाले जब आप आते हो तो डर जाते हैं। तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, ये आधी कविता थी, अब आधी हम आपको अपनी बुक से पढ़ाते हैं और आप उसको ध्यान से देखेंगे। फिर हम आपको लिटरेरी डिवाइसेस मींस पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हम आपको बताएंगे, मैसेज ऑफ द पोएम एंड समरी ऑफ द पोएम भी बताएंगे। आप अपनी बुक में देख सकते हो स्टूडेंट्स। अब आगे क्या होता है, लेट मी फाइंड द पोएम इनटू माय बुक। तो क्रम्बलिंग हर्ट्स, तुम कमजोर दिल वालों को का भी बहुत बड़ा नुकसान करते हो। और क्या करते हो, द वाइंड गॉड विनोज। आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं अपनी तरफ से बताऊं आपको कि जो इंडियन राइटर्स की कविताएं हमारे सामने नहीं आती हैं, ये तो बहुत ही दिस इज द लकीस्ट मोमेंट दैट वी आर स्टडिंग टुडे एन इंडियन पोएट। एक भारतीय कवि की लिखी हुई बातों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो माय डियर्स, कवि जहां का भी होता है उस देश की संस्कृति का असर उस कविता पर दिखता है। ध्यान से सुनिएगा, इस कविता में द विंड गॉड शब्द का प्रयोग हुआ है। इट मीन्स डेफिनेटली ये कोई भारतीय ही हो सकता है जो विंड के लिए गॉड शब्द का प्रयोग कर रहा है। आपको तो पता है हमारे यहाँ भावना प्रधान देश के रहने वाले हम हैं, और गो गंगा गीता और गायत्री को हम लोग बहुत मजबूत स्तंभ मानते हैं अपने भारतीय संस्कृति की। तो विंड को भी हम लोग पवन देव के नाम से जानते हैं, और पोएट ने यहां सजेस्ट भी किया है द विंड गॉड, हे पवन देव। हालांकि आई माई सेल्फ यूज हवा चल रही है, तेज चल रही है, धीमी चल रही है, इट मीन्स स्त्रीलिंग में हम भी बोलते हैं। परंतु शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड द पोएम, मैंने आप और पुलिंग शब्द कहना शुरू किया, क्योंकि मैं जानता था कि कविता में पुलिंग से ही इसको दिखाया गया है। तो द विंड गॉड विनोज, ध्यान रखिएगा, विनोज का मतलब होता है ओसाना। ओसावन का कार्य हमारे यहाँ कृषि में आता है। आपने देखा होगा गेहूं को हम लोग ओसाते हैं। ओसाते हैं का मतलब हवा दे करके, फैन चला करके उसके सामने ऐसे गिराते हैं, तो जो अनाज के दाने होते हैं वो नीचे गिरते हैं और बाकी जो है वह ऊपर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं अर्थात। तो स्टूडेंट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, इन सभी चीजों को जिनको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जैसे कि क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल हाउसेस, फ्रेल डूवर्स, फ्रेल राफ्टर्स, फ्रेल वुड, फ्रेल क्रम्बलिंग बॉडीज, फ्रेल क्रम्बलिंग लीव्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हर्ट्स, इन सभी चीजों को क्रसेस देम ऑल, आप सबको क्रस कर देते हो, मतलब कुचल देते हो, मतलब हरा देते हो। He won't do what you tell him। अब यहां आप ध्यान देंगे अपनी पोएम में, जरा इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे। He won't do what you tell him। अब the poet is talking to us। अब कविता में कवि जो है इस पंक्ति में
हमसे बात कर रहा है, कह रहा है व्हाट यू टेल हिम, भाई जो आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, व्हाट द रिक्वेस्ट यू आर गोइंग टू सेंड हिम, ही वॉन्ट डू, ही विल नॉट रिक्वेस्ट। जो भी आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे दोस्तों, मित्रों, साथियों, ये पवन महाराज या पवन देव, ही वॉन्ट एक्सेप्ट, वो नहीं करेंगे। आप जैसा कहो कि विंड कम सॉफ्टली, तुम धीरे से आओ, नुकसान मत पहुंचाओ, हम और आप सब लोग मिलकर के कहेंगे, फिर भी ये वही करेंगे जो इनके मन में है। तो स्टूडेंट्स, द पोएट इज सेइंग हियर ही इज अ पावरफुल, ही शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है पवन देवता के लिए। ही इज अ पावरफुल, और हम लोग वी आर वीकलिंग्स, हम लोग कमजोर लोग हैं। तो द पोएट इज रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ अस कि आप क्या कर रहे हो, जो भी कुछ आप पवन देव से रिक्वेस्ट करोगे, ही विल नॉट एक्सेप्ट, ही विल नॉट लिसन टू यू, आपका वो सुनेंगे नहीं। सो अब यहां पर कम, द पोएट इज रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ अस, हम सभी पीपल ऑफ द वर्ल्ड से पोएट का कहना है कि कम, आओ, लेट्स बिल्ड, आओ बना दें या बनाते हैं स्ट्रांग होम्स। भाई द पोएट इज क्लियरली सेइंग द विंड कांट चेंज हिज वेज, अपने रास्ते को वो बदल नहीं सकता, दिस इज हिज नेचर, कि वो उसके रास्ते में जो भी आएगा वो प्रभावित होगा। हम ही को बदलना होगा। इफ द विंड इज स्ट्रांग, वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी मस्ट बी स्ट्रांग, तो हमको भी स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। सो कम, इसलिए द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, आइए एक साथ होकर के लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, अपने घरों को ही हम मजबूत कर लें। अगर हम अपने घरों को मजबूत कर लेंगे तो हमें उस विंड से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप सॉफ्टली आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, ये सब हमको रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। That's why the poet is requesting to all of us, come, let's build strong homes, let's join the doers firmly. Firmly means दृढ़ता पूर्वक, आइए और मजबूती के साथ हम अपने दरवाजों को ज्वाइंट कर दें। ये जो दीवारें हैं हमारे और आप, हमें और आपको अलग अलग करने वाली, इन सबको मिटा दें और सभी लोग एकजुट हुए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, then we can face challenges of life. Students, जीवन है तो challenges तो होंगे ही भाई, संघर्ष अगर नहीं होगा तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, 2 मिनट की। आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड, आप साहित्य पढ़ रहे हैं, आप इसका आनंद लें। आइए हम आपको बताते हैं एक छोटी सी स्टोरी। एक्चुअली 2 बीज थे, 2 बीज तो आप समझ ही रहे होंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, ये संघर्ष की कहानी है। 2 बीज थे, वह दोनों जमीन के भीतर पड़े पड़े आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर बीज कैसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द वर्ल्ड ऑफ अ पोएट नो एनीथिंग इज डेड, कोई भी चीज निर्जीव नहीं होती है। 2 बीज आपस में पड़े धरती के भीतर बातचीत कर रहे थे। वन वाज सेइंग टू अदर, एक जो है वो दूसरे से कह रहा था, ओ यार एक्चुअली आई वांट टू गो आउट फ्रॉम हियर, मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं। बट द सेकंड वाज सेइंग, नो यार बाहर मत जाओ, बाहर तो कोरोना है, इट मींस बहुत ही चैलेंजेस है, बाहर जाओगे, यू डोंट नो अबाउट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तुम संसार के लोगों को नहीं जानते हो, क्या कर सकते हैं, अभी तुम जाओगे वो कुचल देंगे तुम्हें अपने पांव से, तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बट पहला वाला जो बीज था, he had
टेकन फर्म डिसीजन, उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था। प्यारे, आयरन विल इज द पिलर ऑफ सक्सेस, दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। उसने संकल्प कर लिया था। आप भी कभी अपने जीवन में कोई संकल्प कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा संकल्प होना चाहिए जिसे आप पूरा करने के लिए बाध्य हो। खाना नहीं खाएंगे, इसके लिए संकल्प आप कभी मत लीजिएगा। हम पिताजी के साथ बाजार नहीं जाएंगे, इसके लिए संकल्प आप कभी मत लीजिएगा। ये तो जिद है, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आसियां बनाने की। इस तरीके से कुछ आप अपना जिद दिखाएं। तो पहले वाले बीज ने कहा कि भाई मैं तो जाऊंगा, आई विल गो, व्हाट वुड हैपन, जो भी कुछ होगा मैं जाऊंगा। और वो आया छोटे से पौधे के रूप में, बहुत छोटे से पौधे के रूप में वो आया। धीरे 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 वह बढ़ने लगा। दो चार आने जाने वाले लोगों के पांव भी उसके ऊपर पड़े, वह मुड़ गया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वह खड़ा हुआ। खड़ा होते और बढ़ते गया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी सज्जन व्यक्ति की दृष्टि उस पर पड़ती है और वो सोचता है, ओहो नाइस प्लांट, व्हाट अ नाइस प्लांट, आई हैव टू सेव प्लांट्स। तो उसी क्रम में उसने उस प्लांट को सेव कर दिया, कांटेदार चीजों को आसपास रख दिया, जिससे वह बच गया और वह बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते एक दिन बहुत बड़ा हो गया और फलदार वृक्ष बन गया, लोगों तक अपनी छांव और फल भी देने लगा। प्यारे बच्चों, और दूसरे वाले बीज की बात आप सुनेंगे, उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। वह डर गया। आपने सुना होगा, जो डर गया सो मर गया। बस वही हाल उसके साथ हुआ। वह डर गया और वो डर करके बाहर नहीं निकला। और जब डर के बाहर नहीं निकला तो उसका अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और पहले वाले बीज ने संघर्ष किया, फलदार वृक्ष बना। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे संघर्ष आपको अभी जीवन में हमें और आपको करने हैं। वैसे संघर्ष में तो इस समय पूरा विश्व ही कोरोना से हम संघर्ष कर ही रहे हैं। बट अब आइए, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। भाई हमें भी अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है। जैसे कि आप टीवी पर हमेशा सुन रहे होंगे कि हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। हमें कोरोना को हराने के लिए अपना इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो ठीक उसी तरीके से हम अपने हृदय को बहुत ही मजबूत करेंगे। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को मतलब किसी तरीके का संशय इसमें नहीं रखेंगे, किसी तरीके की दुर्भावना को इसमें आने नहीं देंगे। पोएट का यह कहना है, डू दिस। हम सभी लोगों से, इस दुनिया वालों से पोएट का यही कहना है कि आप इसे करिए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। और यदि हम सब मिलकर के ये कार्य करते हैं तो जो रिक्वेस्ट आज हम कर रहे हैं, एक दिन वह रिक्वेस्ट उस विंड की ओर से आएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो स्ट्रांग होता है, हवा क्या करती है आपने देखा होगा। आग जब छोटी सी होती है तो हवा उस आग को बुझा देती है। कमजोरों की क्या औकात। लेकिन वही आग जब बहुत ब्रॉड होती है तो वही हवा उसको और धधका